Assalamualaikum students, I hope you are well. So बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हमने वन शॉट लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है. सो सॉरी, लास्ट वीडियो में वैसे मुझे वन शॉट लेक्चर ही डिलीवर करना था, लेकिन मेरे मोबाइल की प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी. सो सॉरी फॉर डैट. अच्छा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है. और हमने जो है कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले स्टार्ट किया था, मोनोसेक्राइड देख लिया था, ओलिगोसेक्राइड देख लिया था, ओलिगो में फिर हमने डाइसेक्राइड को देख लिया था. अच्छा, डिटेल में हमने वो लास्ट टाइम. अच्छा, उसी कार्बोहाइड्रेट का लास्ट जो पार्ट है जो कि पॉलीसेक्राइड के नाम से, तो बेसिकली हम क्या देख रहे थे, हमने पहले तो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बता दी थी कि कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, इन तीन बेसिस पे जो है क्लासिफाई किया गया है. फिर मोनोसेक्राइड को फर्दर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम देखा. मोनो मीन वन सेक्राइड पे जो मुश्तमिल है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम पे देखा फर्दर क्लासिफिकेशन. ओलिगोसेक्राइड की हमने जो है किस बेस पे देखा कि ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस कितने मोनोसेक्राइड जो है रिलीज़ होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड में से, ठीक है. और फिर पॉलीसेक्राइड में मैंने आपको बताया था कि पॉलीसेक्राइड में जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे देख रहे होंगे, ठीक है. सो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे हम देखने ही जा रहे थे कि वो वीडियो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई थी, लास्ट वाली वीडियो, ठीक है. तो वो बच्चे जो कि फर्स्ट ये वाली वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका पार्ट 1 जो है पहले वो देख ले, उसके बाद ही पार्ट 2 होगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इस तरह से मैंने बताया कि जो लास्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड, जैसे स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, अगार हो गया, पेक्टिन, काइटिन, ऑफ ऑल आर पॉलीसेक्राइड. ये तमाम पॉलीसेक्राइड है. अब पॉलीसेक्राइड में क्या होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है. इसकी दो डिवीजन होती है, एक होता है होमोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, और एक होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ठीक है. अब होमो से आपको समझ आ रहा होगा कि एक जब तमाम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो वो होमोपॉलीसेक्राइड, और अगर ग्लूकोज के साथ बाकी जो है मॉलिक्यूल भी एडअप हो रहे हैं अदर देन ग्लूकोज, तो वो हेट्रो में आ जाएगा, हेट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड बन जाएगा, ठीक है. तो अब जो है हम सबसे पहले होमोपॉलीसेक्राइड को, जो हमने यहाँ पे स्टार्च लिया है, ग्लाइकोजन लिया है और सेलुलोज लिया है, ये हमारे होमोपॉलीसेक्राइड, तो हम इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, तो बेटे सबसे पहले तो जो अक्रेंस है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की अगर मैं बताऊँ, तो सबसे पहले स्टार्च की अगर मैं बताऊँ कि कहाँ पे इसकी अक्रेंस होती है, तो बेटे स्टार्च कहाँ पे होगा, प्लांट्स में होगा, ठीक है. फ्रूट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सीड्स हो गई, ट्यूबर्स हो गए, स्टार्च आपको इनमें मिलेगा, ठीक है. अच्छा, ग्लाइकोजन आपको कहाँ मिलेगा, ग्लाइकोजन आपको एनिमल्स में मिलेगा. एनिमल्स में कहाँ पे, लिवर में और मसल्स में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है एनिमल की, और कहाँ पे ये स्टोरेज फॉर्म एग्जिस्ट करती है, लिवर में और मसल्स में, ठीक है, एनिमल सेल्स में. और स्टार्च इस तरह से एक स्टोरेज फॉर्म है किसकी, प्लांट की. तो जाहिर सी बात है अक्रेंस कहाँ होगी, प्लांट्स में होगी. प्लांट्स मीन फ्रूट्स में होगी, ग्रेन्स में होगी, सीड्स में होगी, ट्यूबर्स में होगी, ठीक है. इस तरह से सेलुलोज जो है, आपको पता है कि सेलुलोज क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल वॉल के नाम से, जो कि प्लांट्स में होती है. तो अक्रेंस इसकी प्लांट्स में है. जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग रट्टे की तरफ ना आ जाए, ठीक है. तो जिस तरह से मैं जिस वे से पढ़ा रही हूँ ना, वो इस तरह से पढ़ा रही हूँ जिससे आप लोग जो है ना एक इमेज दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, ठीक है. तो अक्रेंस हमने देख ली. अच्छा, सेकंड आते हैं हम मेन फंक्शन पे. तो बेटे स्टार्च का मेन फंक्शन क्या है, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, नहीं फॉर प्लांट्स, ठीक है. तो ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का. सॉरी, मतलब ये जो स्टार्च है ना, ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल्स के लिए. मतलब एनिमल्स अगर प्लांट्स को यूज़ करेंगे तो स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना, हाँ, एनिमल ही आएगा, ठीक है. लेकिन ये स्टोरेज फॉर्म स्टार्च प्लांट्स में होती है. यहाँ पे जो मेन फंक्शन है कि भाई ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पे हम एनिमल्स जो है, मतलब एनिमल जो है प्लांट्स को यूज़ कर रहे हो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के तौर पर, कौन, एनिमल्स यूज़ कर रहे होते हैं. अच्छा, इस तरह से ग्लाइकोजन देखिए चीफ स्टोरेज फॉर्म है ऑफ कार्बोहाइड्रेट किस में, इन प्लांट, इन एनिमल्स, सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ,
ठीक है। इन एनिमल्स में जिस तरह से पहले ही मैंने बता दिया था कि बेटे जो चीफ स्टोरेज फॉर्म, जो हमारी जो स्टोरेज फॉर्म होती है, जब ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज आउट कर जाता है, ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज आउट कर जाती है, एक्सीड कर जाती है नॉर्मल लेवल से, फिर क्या होता है, इंसुलिन आता है सेल से निकल के, और वो क्या करता है, ग्लूकोज को जो है लिवर के सेल में डालता रहता है और एक चेन बनाता रहता है पॉलीमर की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज करवा देता है लिवर और मसल्स में, ठीक है, लिवर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन बता दिया मैंने आपको ग्लाइकोजन का, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, ये इन दिख रहा है इन एनिमल्स में, और यहाँ पे जो स्टार्च मैंने बताया कि मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के लिए जो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो रिलाई करता है प्लांट्स पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं सेलुलोज का बताऊँ तो मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, जिस तरह से पहले ही मैंने बता दिया कि बेटे प्लांट के सेल वॉल में ये सेलुलोज पाया जाता है। रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो खुद सोचे, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि बेटे पॉलीसेकेराइड की दो कैटेगरी में फर्दर डिवीजन है, होमोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो कि सिर्फ ग्लूकोज पे मुश्तमिल होते हैं, और हेट्रो मीन ग्लूकोज के साथ दूसरे कंपाउंड भी आ जाते हैं। और होमोपॉलीसेकेराइड की मैंने एग्जांपल क्या दी, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, क्योंकि ये तमाम जो है सिर्फ ग्लूकोज पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्च में अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज की एक चेन नजर आएगी आपको, सिर्फ ग्लूकोज, इस तरह ग्लाइकोजन में भी, सेलुलोज में भी, मतलब रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, अगर आप स्टार्च को लेंगे और उसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आपको सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही निकलते हुए दिखेंगे एज मोनोसेक्राइड, ठीक है। सो इस वजह से, क्योंकि ये होमोपॉलीसेक्राइड है, ये सिर्फ ग्लूकोज पे ही कंसिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से जब हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो सिर्फ ग्लूकोज ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसमें तो याद करने की कोई वो ही नहीं है। अच्छा, तीसरा आ जाता है सॉलिबिलिटी, कि सॉलिबिलिटी की बेस पे क्या होगा, तो सॉलिबिलिटी की बेस पे अगर स्टार्च का आप देखेंगे तो सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी में स्टार्च सॉल्युबल होगा, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन आर नॉट। अब स्टार्च की ना दो फॉर्म होती है, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो स्टार्च की जो है ना फर्दर दो फॉर्म होती है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, एक अमाइलोपेक्टिन होता है और एक अमाइलोज होता है, ठीक है। जो अमाइलोज होता है वो तो सॉल्युबल हो जाता है हॉट वाटर में, लेकिन अमाइलोपेक्टिन नहीं होता, ठीक है। ये अलग से अपने पास लिख लीजिएगा कि जो सॉल्युबल इन हॉट वाटर अमाइलोपेक्टिन नहीं होता, ठीक है। इनकी दो फॉर्म होती है स्टार्च की, एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है मोर जो है ब्रांच होती है, तो इस वजह से वो सॉल्युबल नहीं हो पाता। अच्छा, ग्लाइकोजन देखें, ग्लाइकोजन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, भले आप ठंडा पानी ले ले, भले आप कोल्ड ले ले, भले आप हॉट ले ले, ठीक है। अच्छा, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो सेलुलोज है वो तो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होता है, हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो आपने क्या देखा कि स्टार्च जो है सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म, अमाइलोज वाली फॉर्म। अमाइलोपेक्टिन जो है वो नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है, जबकि ग्लाइकोजन आपने देखा कि वो इनसॉल्युबल होती है, भले आप हॉट वाटर ले या कोल्ड वाटर ले। इस तरह से सेलुलोज आपने देखा कि वो भी इनसॉल्युबल होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद एक आयोडीन टेस्ट आता है, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करूँ तो बेटे एक आयोडीन टेस्ट आता है फॉर डिफ्रेंशिएटिंग दी होमोपॉलीसेक्राइड, ठीक है, होमोपॉलीसेक्राइड को डिफ्रेंशिएट। अब होमोपॉलीसेक्राइड में कौन कौन आ जाता है, स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है और सेलुलोज आ जाता है। अब आपको तीनों सामने रख दी और आपको कह रहे हैं कि आयोडीन टेस्ट के जरिए इनको डिफ्रेंशिएट करें। तो आपने आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन टेस्ट में अगर ब्लू कलर आ जाता है तो आपने फ़ौरन बता देना है कि ये स्टार्च है। अगर रेड कलर आ जाता है आयोडीन टेस्ट का तो आपने फ़ौरन बता देना है कि ग्लाइकोजन है। लेकिन अगर कोई कलर नहीं आता तो फिर क्या होगा, कि आप क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी कलर नहीं आता तो आप बोलेंगे कि ये सेलुलोज है, ठीक है। तो कलर की बेस पे आप बता सकते हैं, ब्लू कलर आएगा तो वो स्टार्च को शो करेगा, रेड आएगा तो ग्लाइकोजन को शो करेगा, कोई भी कलर नहीं आएगा तो सेलुलोज को शो करेगा, ठीक है। तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट पार्ट था पॉलीसेकेराइड, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन को। अच्छा, अगर प्रोटीन का हम डिस्कस करें तो बेटे प्रोटीन क्या है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेल। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना किस में, सेल में, वो क्या है, वो प्रोटीन है आपका, ठीक है। एंड कंप्राइज आवर 50% ऑफ ड्राई वेट। जो टोटल ड्राई वेट होता है ना उसमें 50% प्रोटीन जो है होता है, ठीक है। प्रोटीन प्रेजेंट इन एवरी पार्ट एंड टाइप ऑफ, ये प्रेजेंट होता है हर पार्ट और हर टाइप ऑफ सेल में, ठीक है। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब ये जो प्रोटीन होता है ना, ये क्या होता है, ये बेसिकली अमाइनो एसिड जो है ना, अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, ठीक है। जैसे कि ये अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है आपस में अमाइन लिंकेज के थ्रू, ठीक है, सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो है
लिंकेज करते हैं, ज्वाइन होते हैं। और प्रोटीन जो कि एक पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का, तो इस तरह से बहुत से अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये पॉलीमर होता है अमाइनो एसिड का, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड के साथ कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड अबाउट 170, अच्छा अमाइनो एसिड जो टोटल है ना वो 170 है, ठीक है। और उसमें 25 प्रोटीन 25 जो है ना वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की, ठीक है। जो मोस्टली जो होते हैं ना वो 20 प्रोटीन्स होते हैं, तो मोस्टली आपने याद रखना है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगी किस तरह से आपका लिंकेज होती है, तो बेटे ये ग्लाइसिन है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड। और ये पहले तो मैं आपको बिल्कुल मेन स्ट्रक्चर जो बता दूँ, देखिए जो आपका ये मेरा राइट साइड है, राइट साइड पे हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और लेफ्ट साइड पे आपका अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है, अमाइनो ग्रुप होगा NH2। और बीच में आपका कार्बन होगा और कार्बन के ऊपर R होगा, R मीन रेडिकल, ठीक है। अब ये रेडिकल जो है ना, यहाँ पे रेडिकल की फॉर्म में अगर H आएगा, अगर इस R की जगह H आएगा तो ग्लाइसिन बन जाएगा। अच्छा, नीचे हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर R, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और नीचे जो है H होता है। अब ये जो R है ना ये डिफर करता है हर अमाइनो एसिड और इसी की बेस पे अमाइनो एसिड की नेम दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस R की जगह जो है हाइड्रोजन लगा दूँ, ठीक है, तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। और इस आज की जगह अगर मैं CH3 लगा दूँ तो ये एलेनिन बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको मेन तो समझ आ गई ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखिए ग्लाइसिन है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि रेडिकल की जगह H लगाई तो आपने ग्लाइसिन देखी, इस तरह से रेडिकल के CH3 लगाए तो आपने कहा ये एलेनिन है। अब जो ग्लाइसिन एलेनिन कंबाइन होंगे, ठीक है, तो किस तरह से कंबाइन होंगे, किस तरह से लिंकेज बनेगा, जो ग्लाइसिन है ना उसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, ठीक है। और जो अमाइनो ग्रुप है ना उसका हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब अमाइनो ग्रुप से जो अमाइनो ग्रुप है ना, एक हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा और यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिलके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेप्टाइड लिंकेज बन गई, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इसको नाम दिया ग्लाइसिल एलेनिन के नाम से, ठीक है। और ये एक डाईपेप्टाइड बन गया, ठीक है। सो इस तरह से ये लिंकेज होती है जो मैंने आपको दिखा दी। अच्छा, तो पेप्टाइड बॉन्ड में अब आपको एक तो समझ आ गई कि जो लिंकेज होती है वो किसके दरम्यान में होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन और अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के दरमियान, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला था और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकला था और अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन, और दोनों मिलके वाटर की फॉर्म में निकले थे। तो जो लिंक है, अगर आपसे पूछे कि पेप्टाइड बॉन्ड में जो पेप्टाइड बॉन्ड किन के दरमियान होता है तो आपने क्या आंसर लगाना है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो अब ये देखें ये MCQs आया कि पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, करेक्ट ऑप्शन इज A। देखिए इस तरह से MCQs आते हैं, ठीक है। अब देखें सेकेंड वाला MCQs के मोस्ट प्रोटीन आर मेड अप ऑफ डैश टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेटे मोस्टली जो प्रोटीन बने होते हैं वो कौन से कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड से बने होते हैं, 20, ठीक है। सो 20, करेक्ट ऑप्शन इज C। अच्छा, ये तो हो गया। अब आगे देखें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मतलब अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की लेवल पे अगर हम देखें तो देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल की ना 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, इसकी बेस पे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो प्राइमरी में क्या है, नंबर इन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्राइमरी में क्या होती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है, जो कि नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। जबकि सेकेंडरी में क्या होती है, क्वाइलिंग होती है, ठीक है, क्वाइलिंग होती है इस तरह से ना, एक क्वाइलिंग होती है, ठीक है, सेकेंडरी में, सॉरी, क्वाइलिंग इनटू अ हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में इस तरह से क्वाइलिंग होती है। तो ये सेकेंडरी वाला है। और इस तरह से अगर मैं दूसरे कलर से शो करूँ टर्शियरी को, तो इसमें क्या होती है, बेंडिंग होती है, फोल्डिंग होती है फॉर अ ग्लोबुलर शेप। मतलब इस तरह से जो है बेंडिंग हो रही होती है, इस तरह से एक ही चेन इस तरह से बेंडिंग करके एक ग्लोबुलर शेप बना रहा होता है। ये टर्शियरी है जो मैंने येलो से शो किया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे कलर से शो करूँ क्वाटरनरी को, तो क्वाटरनरी में क्या होती है, एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन एंड हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है, डिफरेंट टर्शियरी जो है ना, जिस तरह से आपने देखा टर्शियरी में क्या फोल्डिंग होती है, बेंडिंग होती है, तो ये डिफरेंट टर्शियरी जब मिल जाते हैं तो ये क्वाटरनरी की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एग्रीगेशन होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की,
ठीक है, तो वो क्वार्टरनरी में आ जाता है। इस तरह से अगर बॉन्ड देखें तो बॉन्ड जो प्राइमरी में होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है, उसकी एग्जांपल में इंसुलिन और हेमोग्लोबिन आ जाती है। उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड इन चारों में होता है, इन चारों में पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, और कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेटा पेप्टाइड बॉन्ड प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में भी होता है, टर्शियरी प्रोटीन में भी होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन में भी होता है, ठीक है। तो प्राइमरी में कौन से बॉन्ड होते हैं, प्राइमरी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, और सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में ही होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड का नाम तो लेना ही लेना है। टर्शियरी में आयोनिक भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, डाइसल्फाइड भी होता है, और पेप्टाइड भी होता है, ठीक है। क्वाटरनरी में क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती है, ठीक है, जो दो डिफरेंट चेंज के दरमियान होती है। यहाँ पे डिफरेंट चेन मिलके ना एक एग्रीगेशन बना रहे होते हैं, डिफरेंट टर्शरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन के वो मिलके एग्रीगेशन बना रहे होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्वाटरनरी में तो होगी, इस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए होगी, आयोनिक बॉन्ड भी होगा, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी की एग्जाम्पल देख ले, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लेटेड शीथ हो गई। टर्शरी में देखिए सिंगल चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, और क्वाटरनरी में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा की चेन होती है और 2 बीटा की चेन होती है, तो 2 अल्फा 2 बीटा 4 चेन मिल के जो है क्वाटरनरी में मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट चेन जब मिलते हैं एग्रीगेशन बनाते हैं तो क्वाटरनरी में आते हैं ना, तो इस वजह से हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी है। और टर्शरी में कहा है कि सिंगल चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब या तो वो अल्फा चेन हो सकती है, ठीक है, इस तरह से ग्लोबुलर फॉर्म में, या तो वो बीटा चेन हो सकती है टर्शरी में, ठीक है। और प्राइमरी की तो मैंने बता दी कि इंसुलिन और हेमोग्लोबिन, तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिस तरह से आपने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कि एफ सेंगर ने बताई थी। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपने देखी कि इंसुलिन और हेमोग्लोबिन आ जाते हैं। अब इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड है, ठीक है, और हेमोग्लोबिन के 574 अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब अगर मैं आपको, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया कि बेटे इसमें 51 अमाइनो एसिड है, किसमें, इंसुलिन में, और इसमें 51 अमाइनो एसिड में अल्फा चेन है और बीटा चेन है। अल्फा चेन में 21 अमाइनो एसिड है और बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा हेमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड है और इसमें अल्फा चेन में 141 है और बीटा चेन में 146 है अमाइनो एसिड। अब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 141 को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अल्फा चेन हेमोग्लोबिन में कितनी होती है, 2 होती है ना, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 282, मतलब टोटल कितने अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। इसी तरह से बीटा चेन भी 2 होती है हेमोग्लोबिन में, तो 146 को मैं, क्योंकि 146 अमाइनो एसिड होते हैं एक बीटा चेन में, तो 2 बीटा चेन में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 292 समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि 292 बीटा चेन में अमाइनो एसिड है, 292 अमाइनो एसिड इन बीटा चेन, 2 बीटा चेन, और 2 अल्फा चेन में 282 अमाइनो एसिड है, और 1 चेन की बात की जाए तो 141 है। इस तरह से 51 अमाइनो एसिड आपने देखे इंसुलिन में, उसमें 21 अमाइनो एसिड अल्फा चेन में होती है और एक बीटा चेन में 30 अमाइनो एसिड। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊँ प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जो टर्शरी होता है वो एक ही सिंगल चेन होती है जो कि क्या होती है, इस तरह से बैंड हुई होती है, ग्लोबुलर शेप बना रही होती है, ठीक है। अब ये या तो हेमोग्लोबिन की कोई एक सिंगल चेन होगी, या तो अल्फा चेन होगी या बीटा चेन होगी। अब ये देखिए ये मैंने टर्शरी दिखाया है। अगर मैं क्वाटरनरी आपको दिखाऊं तो बेटे क्वाटरनरी क्या होगा, डिफरेंट जो है ना, ये एक अल्फा चेन है, ये दूसरी अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ये अब 4 चेन मिल के जो एग्रीगेशन बना रहे होते हैं ना, ये क्वाटरनरी में होता है। और यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी होता है डिफरेंट चेन के, ये हाइड्रोनिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन फॉर स्टेबिलिटी भी होता है। तो सब के आपने तो पहले बॉन्ड याद रखने, एग्जाम्पल याद रखनी है बॉन्ड, ठीक है। जिस तरह से मैंने प्राइमरी सेकेंडरी बताया था ना, इसमें आपने डेफिनेशन तो मैंने आपको सबकी बता दी, डायग्राम अभी दिखा दी, बॉन्ड आपने याद रखने, और इन तमाम बॉन्ड में पेप्टाइड बॉन्ड सब में होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपने याद रखने, एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, ठीक है। और डायग्राम्स तो मैंने दिखा ही दिया आपको। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेटे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन है
दो क्लासिफिकेशन है, एक है ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरी है फिब्रस प्रोटीन। ठीक है, एक क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरी क्या है फिब्रस प्रोटीन। अगर शेप के लिहाज से देखा जाए तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना वो स्पेरिकल होती है, इस तरह से स्पेरिकल होगी, और फिब्रस प्रोटीन फिब्रल्स की फॉर्म में होती है इस तरह से। ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ना, जो कि राउंड एलिप्सॉइडल या स्पेरिकल कह ले, तो क्रिस्टलाइजेशन ग्लोबुलर प्रोटीन की हो सकती है लेकिन फिब्रस प्रोटीन की नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह से इलास्टिसिटी अगर देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन में कोई इलास्टिसिटी नहीं मिलेगी। खुद सोचे राउंडेड है, स्पेरिकल है, क्या इलास्टिसिटी मिलेगी, लेकिन आपको फिब्रस में इलास्टिसिटी मिलेगी क्योंकि वो फिब्रस टाइप है। तो इस तरह से रिलेट करके याद करें। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरली अगर हम देखें कि कौन सी प्रोटीन है तो वो टर्शियरी प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबुलर जो है वो टर्शियरी फॉर्म में होती है इस तरह से। टर्शियरी फॉर्म आपको पता है कि बैंडेड एंड फोल्डिंग की शक्ल में होती है इस तरह से। और जबकि जो फिब्रस प्रोटीन है, खुद सोचे ये फिब्रल की फॉर्म में ना इस तरह से, तो कौन सी फॉर्म में होगी, कौन सी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज, सेकेंडरी होगी। इस तरह से रिलेट करके चीज़ों को याद करें। ठीक है, तो जिस तरह से मैं करवा रही हूँ इस तरह से अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया तो आपकी फिंगर टिप्स पर सारी चीज़ें होंगी। इस तरह से रोल अगर देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन का जो है फंक्शनल रोल है और फिब्रस का क्या है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर रोल है। ठीक है, अच्छा स्टेबिलिटी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन जो है अनस्टेबल होती है जबकि फिब्रल क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है, सॉलिबिलिटी देखें इन एक्वस मीडियम तो ग्लोबुलर सॉल्युबल होती है और फिब्रस इनसॉल्युबल होती है। एग्जाम्पल देखें ग्लोबुलर में इंजाइम्स आ जाते हैं, हेमोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, ये सारी जो एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हेमोग्लोबिन इंजाइम ये जिन प्रोटीन्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं ना वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ख़ुद सोचें वो सॉल्युबल ही होगी ना, सॉल्युबल ही होगी तो इस वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और फंक्शनल है, ये सारा एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, हार्मोन, ये क्या है, फंक्शनल पार्ट है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ग्लोबुलर जो है फंक्शनल इन नेचर है। इस तरह से देखें फिब्रिल्स में देखें अगर मैं कलर चेंज करूँ, मियोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, मियोसिन, केराटिन, स्किल फाइबर, स्किल वॉर्म एंड स्पाइडर वेब्स, ये सारे फिब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, खुद सोचें ये इनसॉल्युबल होते हैं। स्पाइडर वेब्स की एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये इनसॉल्युबल होता है और स्टेबल इन नेचर होता है। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से चीज़ों को रिलेट करके याद रखिए। एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हैं जब दोबारा से रिलेट किया कर, जिस तरह से मैं आपको रिलेट करके पढ़ाती हूँ। अच्छा एमसीक्यूज इसमें से कुछ भी आ सकता है, कोई भी आपको चीज़ इसकी इलास्टिसिटी ग्लोबुलर प्रोटीन में होती है या फिब्रस में। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि यार क्योंकि मेमदीना ने बताया था कि फिब्रस इस तरह से होते हैं तो इलास्टिसिटी इसी में होंगी, इस तरह से पूछ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन फिब्रस में होती है, तो आपको याद होगा कि फिब्रल टाइप है तो मेमदीना ने कहा था कि सेकेंडरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेकेंडरी पर टिक करना है। ये आपको एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं कि बेटा मियोसिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है या फिब्रस प्रोटीन है। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल भी आई कि मियोसिन इज अ टाइप ऑफ विच प्रोटीन, तो आपने किस पे लगाना है, फिब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब अब फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखेंगे कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो फंक्शन के लिहाज से बेटे स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोटीन में फंक्शन अगर देखें स्ट्रक्चर में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट, स्किन, नेल्स, हेयर, लिगामेंट्स, ये सारी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर प्रोटीन का ये फंक्शन है कि कनेक्टिव टिश्यू, कंपोनेंट, स्किन हो गई, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन। एंजाइम का फंक्शन क्या है कि कैटालाइज करता है केमिकल रिएक्शन को और कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। एंजाइम अभी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगी भी ये किस तरह से केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, और किस तरह से कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन तो चलेगा लेकिन बहुत स्लो चलता जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि एंजाइम जो है वो एक्सेलरेट कर देते हैं रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल पेप्सिन आ जाते हैं, ट्रिप्सिन आ जाते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। हार्मोन्स क्या करते हैं, हार्मोन्स बेसिकली जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना उनको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, उनकी रेगुलेशन में अहम रोल हार्मोन्स अदा कर रहे होते हैं, तो ये इनका फंक्शन है हार्मोनल। जो कि इंसुलिन इसकी एग्जाम्पल है। इंसुलिन किस तरह से, जब भी ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार हाई होगी तो इंसुलिन जो है बीटा सेल से आएगा और ग्लूकोज को पकड़ करके लीवर में डालेगा, एक चेन बनाएगा ग्लाइकोजन की और लीवर में स्टोर कर देगा, ताकि जब बुरा वक्त आए, ग्लूकोज जब कम हो जाए ब्लड में, तो वो ग्लाइकोजन को दोबारा से तोड़ के वो ग्लूकागोन निकालता है। ठीक है, तो वो दूसरा हमारे पास हार्मोन है। अच्छा रिस्पायरेटरी पिगमेंट आ जाते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है, मायोग्लोबिन हमारे मसल्स में होता है। सो ये सारी चीज़ें हेमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, मायोग्लोबिन जो है स्टोर करता है ऑक्सीजन को। ठीक है,
अच्छा, प्रोटेक्टिव जो है अगर प्रोटेक्टिव वो देखा जाए तो ये डिफेंड करता है बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका यही है कि बॉडी को क्या करता है, डिफेंड करता है। ठीक है, मतलब बचाता है किसके अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, और ब्लड कोटिंग करवाता है। एंटीबॉडीज़, फिब्रोनोजिन एंटीबॉडीज़ जो है वो फिब्रोनोजिन जो है ब्लड क्लोटिंग में अहम किरदार अदा कर देती है, और एंटीबॉडीज जो है पैथोजन को किल करती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़। अच्छा, कॉन्डक्टाइल क्या होती है? माइटोटिक अपरेटस जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है ड्यूरिंग माइटोसिस या मियोसिस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कॉन्डक्टाइल एक्टिन मियोसिन हो गई। ठीक है, जो कि मसल में होती है। ट्यूबुलिन हो गई। ठीक है, तो ये सारी जो है अकॉर्डिंग टू प्रोटीन मैंने आपको स्ट्रक्चरल, एंजाइम, हार्मोनल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, प्रोटेक्टिव, कॉन्ट्रैक्टाइल, ये सारे मैंने आपको अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी इसके बताया और साथ में एग्जाम्पल भी बताई। तो ये सब आपने याद रखना है क्योंकि यही छोटे मोटे MCQs आके आ जाते हैं और फिर आप लोग फंस जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास लिपिड। तो लिपिड का अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हमारे लिपिड और न्यूक्लिक एसिड रह जाते हैं ना। अच्छा, तो प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन आपको पता है कि एक हेट्रोजेनस ग्रुप है कंपाउंड का रिलेटेड टू फैटी एसिड। ठीक है, मतलब फैटी एसिड से ये एक हेट्रोजेनस कंपाउंड है। ठीक है, रिलेटेड टू फैटी एसिड हम देखेंगे। ठीक है, इंसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये सॉल्युबल होता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। ये ईथर सॉल्वेंट है जिसमें ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, हैव हाई प्रोपोर्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके पास क्या होता है? हाई प्रोपोर्शन होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, और लेस प्रोपोर्शन होता है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का। ये बात आपने याद रखनी है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाई प्रोपोर्शन होता है, इसी वजह से ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ये क्या है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो कि इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, जाहिर सी बात है पोलर है। ठीक है, सो ये तो नॉन पोलर होते हैं लिपिड, तो हमेशा लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। ठीक है, तो ये इसी वजह से कह रहे हैं कि ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ थी। ये क्यों ये आ सकता है कि हाई प्रोपोर्शन होता है, क्यों ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में? तो आपको पता होगा कि मैम दीना ने बताया था कि हाई प्रोपोर्शन होता है इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, और लेस प्रोपोर्शन होता है कार्बन ऑक्सीजन का। तो इसी वजह से जो है हाई प्रोपोर्शन कार्बन हाइड्रोजन की वजह से ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इनका फंक्शन बताऊँ, ठीक है, तो फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, और स्टोर करता है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये बात तो आपको पता होगी कि लिपिड में क्या होते हैं, ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में, और ये प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम वाटर लॉस। ठीक है, इंसुलेशन करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वाटर लॉस से बचाते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज से भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनके फंक्शन हो गए। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड जो है, सबसे पहले अक्रेंस देखेंगे, फिर कॉम्पोजिशन देखेंगे, देन फंक्शन देखेंगे। तो अक्रेंस अगर देखें तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल है, वैक्सेस है, फोस्फोलिपिड्स है, टर्पिनॉइड्स है। ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है लिपिड्स की। तो एसाइल ग्लाइसरोल जो है ना मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ये मोस्ट वाइड स्प्रेड लिपिड है।